ये आकाशवाणी है। गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर लीजिए सुनिए विगत 10 जनवरी 2023 को आकाशवाणी दिल्ली के रंगभवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 के संपादित अंश। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन का शुभारंभ संस्कृत भाषा की कविता से होगा। उसके बाद आकाराधिक क्रम से संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं की कविताएं और उसका हिंदी अनुवाद आप सुन सकेंगे। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर रितु राजपूत। सर्वभाषा कवि सम्मेलन में विभिन्न प्रांतों से पधारे विभिन्न भाषाओं के प्रख्यात कविजनों, जाने माने अनुवादक कविजनों, कवियत्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे देश की भाषाओं की बगिया में भिन्न भिन्न भाषा रूपी फूलों की सुगंध व्याप्त है। काव्य के मधुर स्वरों की राग रागनियाँ गुंजायमान हैं। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रारंभ कर रहे हैं देवभाषा कही जाने वाली संस्कृत भाषा की कविता से। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, काव्य जगत का एक बड़ा नाम, प्रख्यात कवि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे अपनी संस्कृत रचनाओं के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्षों तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे हैं। आपके 3 गज़ल संग्रह, एक हिंदी कविता संग्रह, एक संकलन और संस्कृत नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। आइए आनंद लें भारत माता को समर्पित उनकी मधुर रचना प्रिय भारतम का। आवाज दे रही हूँ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी को। श्रूयन्तां मे प्रियं भारतम। भुवन मंडल मंडन भूषणम् सुविदितं च सुरैरपि याचितं। भुवन मंडल मंडन भूषणम् सुविदितं च सुरैरपि याचितं। ऋषिकुलस्य जनेश्च तपोमयम् लसतु भातु चिरं प्रिय भारतम्। हिमगिरे सितशृंग सुरक्षितम् आगम सागर पूजित सुंदरम्। सुरपगादि नदी जल सिंचितम्। सुरपगादि नदी जल सिंचितं। भवतु भूति महोदधि भारतं। लसतु भातु चिरं प्रिय भारतं। भारतस्य जीवन दर्शनम्। शिविदधीचि भगीरथ संस्तुता। वसुमती विपुला च वसुंधरा। रसरसा धनधान्य समुज्ज्वला। भरत भूरिय मार्य समर्चिता। लसति विश्वकुतूहल संभृतम्। दिशति विश्वकुटुम्बक दर्शनम्। सुकृति मंगल मूलक संस्कृतिः। विजयते हि तपो वनपोषिता। तमसि यत्र जयस्य महोत्सवः। सपदि सत्यहिताय समर्पणम्। विरत भोग भवान् मुनिवृत्तितो। विरत भोग भवान् मुनिवृत्तितो। नरपतिस्तपसा सुखमिच्छति। रजसि यस्य च खेलति माधवो। भ्रमति लुण्ठति भो रघुनन्दनः। विमलवेदरवैरनुगुञ्जितं
भुवि विभाति च भास्वर भारतम् स्मरति काङ्क्षति ब्रह्म कणे कणे अनुसरत्यपि धर्म क्षणे क्षणे स्थिरमतिर्वचने च वने रणे ह्यभिरतं मम भारत भारतम् विविधिताश्रितमैक्यसमन्वितं बहुलभूषणभाषणभूषितं विधिनुतं गणतन्त्रसुशोभितं भवतु विश्वगुरुप्रियभारतं गणितकाव्यकलानिधिमन्दिरं सकलशास्त्रविभूषितसुन्दरं जगति मानवताभरणं ध्रुवं मनुकुलव्रतसेवितभारतम् अन्तिमः बन्धः कविवरैरनुकीर्तितभारतम् कविवरैरनुकीर्तितभारतम् बुधजनैरभिनन्दितभारतम् कृतिपरैरनुशंसितभारतम् कृतिपरैरनुशंसितभारतम् जयतु दीव्यतु मे प्रियभारतम् जयतु दीव्यतु मे प्रियभारतम्। धन्यवादः। बहुत सुंदर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी। और अब संस्कृत कविता के हिंदी अनुवाद के लिए आ रही हैं श्रीमती निवेदिता कुमार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से पधारी हैं आप। जानी मानी कवित्री हैं। सुर, लय और कंठीय संगीत के लिए जानी जाती हैं। कई संस्थाओं से सम्मानित की जा चुकी हैं। आपके समक्ष श्रीमती निवेदिता कुमार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा ससम्मान सादर प्रणाम। मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, चिरकाल तलक चमके नक्षत्र की तरह, अलंकार की तरह विश्वमंडल को विभूषित करने वाला, विशद और विख्यात देवताओं को ललायित करने वाला, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, चिरकाल तलक चमके नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह, प्रक्षालित करता है जिसको सादर अगाध सागर, हिमगिर के ऊंचे शिखर रहे रक्षा में हरदम तत्पर, गंगा यमुना गोदा नर्मदा पवित्र पावन नदियाँ, खींचे बात शल्य से ये धन धान्य से यूं ही रहे भरा, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। चरितार्थ यहीं पर हुई कथा शिव दधीच भागीरथ की,
है भरी विपुलता से वसुधा नवरस षड्यस सुंदर सी। ये श्रेष्ठ जनों की भूमि भूमि है यज्ञ और अर्चन की। इस पूजनीय वसुधा को नमन शत शत वंदन है मेरा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। समस्त पृथ्वी एक कुटुंब संदेश विश्व को दे ये दिशा। इसकी विशेषता सकल विश्व है कौतूहल से देख रहा। संस्कृति लोक मंगल मूलक विजयनी मातृभूमि मंगला। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। बस यही प्रजा हेतु हेतु तपस्वी साजीवन जीते राजा। यहाँ भोग की जगह योग प्रतिष्ठित सत्य ज्ञान की है रक्षा। यही है मेरा भारत विशेष बलिदानों संस्कृतियों से भरा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। यही देश है यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है धर्म यहाँ जीवन की धुरी, वचन यहाँ विश्वास है। हाँ वचन यहाँ विश्वास है। हाँ यही वचन की खातिर प्राण न्यौछावर करना शान है। सब सजग रहे कर्तव्य है तू प्रिय भारत मेरा महान है। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। विविधा में एकता भाव जहाँ जीवन को संवारा करता है। जिसका तंत्र विशाल और आदर्श तंत्र है विश्व का। था विश्व गुरु मेरा भारत फिर विश्व गुरु ही बनेगा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। गणित कला दर्शन का विश्व को पहले पाठ पढ़ाया। ज्ञान और विज्ञान भक्ति जीवन आधार बनाया। मानवता जहाँ मानव से बड़ी जनसाधारण कुल श्रेष्ठ तरह। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत
चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। और आखिरी बंद है, जिसका जिसका यशोगान कवि लेखक विद्वान विचारक करते हैं, और सकल धरा के महापुरुष भरी भूर प्रशंसा करते हैं। ये दिव्य भव्य मेरा प्रिय भारत रहे विजयी सदा सर्वदा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा। चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। प्रिय भारत, मेरा प्रिय भारत, मेरा प्रिय भारत, मेरा प्रिय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर अनुवाद और बहुत ही मीठा स्वर। मुझे लगता है कि इतनी मीठी आवाज़ से जो माहौल बना है वो बरकरार रहेगा। और अब असमिया कविता की तरफ आपको ले चलती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रदेश है असम। वहाँ से पधारे हैं हमारे बीच डॉक्टर प्रांजित बोरा अपनी असमिया कविता लेकर के। 1976 में जन्मे प्रांजित बोरा गुवाहाटी असम में मानविकी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपको विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के 45 प्रकाशन और कविता के 13 संग्रह को प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त है। प्रोफेसर बोरा ने लोक कविता, जापानी हाइकू के साथ साथ दुनिया के प्रमुख लेखकों की कई लघु कथाओं का अनुवाद किया है। अपनी कविता लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर प्रांजित बोरा, जीवन सच में कितना सुंदर हो सकता है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। জীৱন সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব, জীৱন সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব, যদিও বা আকাশত ঘনঘোৰ মেঘৰ ৰাশি ৰাশি চূড়া, এটা সৰু ল'ৰাই শোৱা বাঢ়ি অহা নৈৰ গুমগুমনি দুভৰিৰে গচকি, মথাউৰিৰ ওপৰেদি খেদি গৈছে ঘৰমুৱা জাক চৰাইৰ হাউচৰ মাতবোৰ, সন্ধিয়া নাতি নাতিনীৰ হাতত ধৰি आय आही बोही से ही हुआ। डॉक्टर प्रांजित बोरा की असमिया कविता के हिंदी अनुवाद के लिए आवाज़ दे रही हूँ श्री लालाराम बैरवा जी को। राजस्थान के दौसा ज़िले में जन्मे श्री लालाराम बैरवा बचपन से ही कविता, गीत, गज़ल लिखते चले आ रहे हैं। आपकी कविताएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में भारत सरकार में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री लालाराम बैरवा जी, स्वागत है आपका। आप सभी को सादर नमस्कार। डॉक्टर प्रांजित बोरा जी की असमिया कविता जीवन सच में कितना सुंदर हो सकता है, छंद मुक्त कविता को मैंने छंदबद्ध किया है और उसका सस्वर पाठ करने जा रहा हूँ। जीवन के सुख दुख के पहलू दोनों ही समझा रहा, जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। जीवन के सुख दुख के पहलू दोनों ही समझा रहा, जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। इधर छा रहे आसमान में काले बादल गहरे गहरे, इधर छा रहे आसमान में काले बादल गहरे गहरे, चिंता जैसी बाढ़ नदी की बढ़ती जाए कभी न ठहरे, और किनारा कट कट धीरे धीरे बहता जा रहा, जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। उधर एक नन्हा सा बच्चा
बाढ़ न देखे मेघ न देखे, उधर एक नन्हा सा बच्चा बाढ़ न देखे मेघ न देखे, और किनारे काट काट कर लेता जाता वेग न देखे। बस नीड़ों की ओर लौटते, बस नीड़ों की ओर लौटते, पंछी देखे जा रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। आगे बढ़ते हैं। इधर सदी सी बूढ़ी अम्मा, उधर पलों से पोते पोती। इधर सदी सी बूढ़ी अम्मा, उधर पलों से पोते पोती। हाथ कांपते बात कांपती, जैसे कांपे दीपक ज्योति। और यही सब देख देख कर बाबा दुख बिसरा रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। उधर रात में घर के पीछे धवल चांदनी चमक रही है। उधर रात में घर के पीछे धवल चांदनी चमक रही है। सुत की सूरत देख देख कर माँ की सूरत दमक रही है। सुत की सूरत देख देख कर माँ की सूरत चमक रही है। सोता बच्चा कोई सपना देख देख मुस्का रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। चाहे कटते हुए किनारे या हो तेज बाढ़ का पानी, चाहे कटते हुए किनारे या हो तेज बाढ़ का पानी, कभी बदलती नहीं किसी की कोई रातों रात कहानी। कभी बदलती नहीं किसी की कोई रातों रात कहानी। कोई इधर मिटाता जाए, कोई उधर बना रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी सपनों जैसे कुछ मीठे पल ऐसे होते। लेकिन फिर भी सपनों जैसे कुछ मीठे पल ऐसे होते। जैसे मछली लगा रही हो सागर से सागर में गोते। जैसे मछली लगा रही हो सागर से सागर में गोते। वैसे मन अपनी आँखों में डूब रहा उतरा रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। जीवन के सुख दुख के पहलू दोनों ही समझा रहा। जीवन सच में कितना सुंदर कवि गीत में गा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कवि गीत में गा रहा, बहुत सुंदर पैरवा जी। और अब हम आपको ले चलते हैं उड़िया कविता की तरफ। उड़िया भाषा अपने आप में बड़ी अनूठी है, बड़ा अच्छा साहित्य है वहाँ का। श्री कुमार हसन मूलतः एक कवि होने के साथ साथ एक कहानीकार, अनुवादक और पत्रकार भी हैं। हिंदी और उड़िया दोनों भाषा में लिखते हैं। उनकी कृतियों का अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। 60 से अधिक पुस्तकों का श्रेय उनको जाता है। उन्हें उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़िया भाषा की कविता बोधू मुंडा। बोधू मुंडा हाथरे कुराड़ी धरी थोरे बाहरी गले, जंगल केबे काहाकू शुआए नहीं खाली पेटरे। बोधू मुंडा आज जंगल रु फेरुची खाली हाथरे।
ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି ପାହାଡ଼ର ଫଟା ଛାତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି ନଈର ପଥର ପାଲଟିଥିବା ଲୁହ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି କୋଇଲାର କଳା ଫୁଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି ଲୁହା ପଥରର କୁହ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି। उड़िया कविता बोधो मुंडा के हिंदी अनुवाद के लिए आमंत्रित कर रही हूँ नोमान शौक साहब को। नोमान शौक की कविताएं, गज़लें, समीक्षाएं, लेख, अनुवाद विभिन्न उर्दू हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मुशायरों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ साथ आप उर्दू हिंदी साहित्य से संबंधित विषयों पर परिचर्चा और विमर्श के लिए भी जाने जाते हैं। अब तक उर्दू और हिंदी में इनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक गज़ल संग्रह आखिरी इश्क सबसे पहले किया और कविता संग्रह रात और विश्वकन्या भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। नुमान शौक को दोहा कतर में शाद अजीमाबादी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आमंत्रित कर रही हूँ नुमान शौक को। बोधो मुंडा। हाथ में कुल्हाड़ी लिए कोई एक बार निकल आए तो जंगल खाली पेट नहीं रखता कभी किसी को, पर बोधो मुंडा आज जंगल से लौटता है खाली हाथ। जंगल में वो देखता आया है पहाड़ों का फटा हुआ सीना, जंगल में वो देखता आया है पत्थर में बदल चुके नदी के आंसू, जंगल में वो देखता आया है कोयले के काले फूल, जंगल में वो देखता आया है लौह अयस्क की सिसकन, वो देखता आया है जंगल में धूल और धुएं से भरा आसमान, वो देखता आया है जंगल में सांप के फंसी झूलती हवा, वो देखता आया है जंगल में तारकोल सा पिघलता जीवन, पर जंगल में नहीं देखा है जंगल उसने। न देखा है तेंदू, चार के बैर, हरड़, बहेड़ा, न देखा है आंवला, शहद, कटहल, महुआ, न देखा है हरा साग और कंदमूल, जंगल में वो देखता आया है सिर्फ बिखरती हुई चिंगारियां। एक जंगल था घर के सामने का घना बरगद भी, बरगद की डालियों में अटखेलियां करता था उसका बाप, कुल्हाड़ी तेज करता था उसका दादा उस बरगद के नीचे। उस बरगद के नीचे पत्ते से पत्तल दोने बनाती थी उसकी माँ, उसके पूर्वज अपनी थकान मिटाते थे उस बरगद की छाँव में। खुद वो भी अपने बच्चों की तरह कितना खेला है उस बरगद के नीचे। उसके पूर्वजों की विरासत था वो बरगद, उसकी उम्मीद थी, उसका सहारा था, पर विकास के धड़धड़ाते हुए डोजर, कंक्रीट की सड़क उसे निगल गई अजगर की तरह। बोधो मुंडा अब है बिल्कुल अकेला। कंधे पर है कुल्हाड़ी, तीर और धनुष, उधर है पुलिस, कानून, अदालत और हथकड़ी भी। आंखों में रोष है तो बेड़ियां हैं, झूठे मुकदमे हैं, कैदखाना है, कुटिया है तो कंपनी भी है, अधिकार का स्वर है तो गोली भी है, पर जंगल, जंगल कहीं नहीं। जब अब्बा गए तो जंगल था, अम्मी गईं तब भी जंगल था, गांव गया तब भी था जंगल, अब जंगल गया तो चला गया सब कुछ। बोधो मुंडा अब एक उजड़ा जंगल है अपने पूर्वजों का। बोधो मुंडा एक पंखहीन पक्षी है। हे आकाश, हे पाताल, हे धरती, हे सूर्य चंद्र ताराओं, हे चारों दिशाओं, हे 18 योगिनियों, तुम रहना साक्षी रात से दूरी की, भूख से भोजन की, बोधो मुंडा की। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान शौक साहब। और अब वो मीठी ज़बान उर्दू, जी हाँ, उर्दू कविता की तरफ आपको लिए चलती हूँ जनाब फरहत एहसास साहब की। बहराइच उत्तर प्रदेश में जन्मे फरहत एहसास वर्षों तक प्रसारण और संपादन कार्य से जुड़े रहे हैं। उर्दू के अलावा आप हिंदी, ब्रज और अवधी भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा के साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। वर्तमान में आप रेख्ता फाउंडेशन में मुख्य संपादक के पद पर
आसीन हैं। जनाब फरहत एहसान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद शेर हैं जो पेश करता हूँ। ठोकरें खा के संभलना नहीं आता है मुझे, चल मेरे साथ कि चलना नहीं आता है मुझे। ठोकरें खा के संभलना नहीं आता है मुझे, चल मेरे साथ कि चलना नहीं आता है मुझे। अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से निकलना नहीं आता है मुझे। अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से निकलना नहीं आता है मुझे। अब तेरी गर्मी आगोश ही तदबीर करे। गर्मी आगोश के मतलब आलिंगन की गर्मी, तदबीर कोशिश। अब तेरी गर्मी आगोश ही तदबीर करे, मोम होकर भी पिघलना नहीं आता है मुझे। अब तेरी गर्मी आगोश ही तदबीर करे, मोम होकर भी पिघलना नहीं आता है मुझे। शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, वरना वो दिन हूँ कि ढलना नहीं आता है मुझे। शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, वरना वो दिन हूँ कि ढलना नहीं आता है मुझे। कितने दिल तोड़ चुका हूँ इसी बेहुनरी से, नाकारा होना। कितने दिल तोड़ चुका हूँ इसी बेहुनरी से, जाल में फंस के निकलना नहीं आता है मुझे। कितने दिल तोड़ चुका हूँ इसी बेहुनरी से, जाल में फंस के निकलना नहीं आता है मुझे। बीच दरिया के मैं दरिया तो बदल सकता हूँ, अपनी कश्ती को बदलना नहीं आता है मुझे। बीच दरिया के मैं दरिया तो बदल सकता हूँ, अपनी कश्ती को बदलना नहीं आता है मुझे। अपने मानी को बदलना तो मुझे आता है, मानी मीनिंग। अपने मानी को बदलना तो मुझे आता है, इनके लफ्ज़ों को बदलना नहीं आता है। फरहत एहसास तरक्की नहीं करनी मुझको, फरहत एहसास तरक्की नहीं करनी मुझको, इतनी रफ्तार से चलना नहीं आता है। बहुत शुक्रिया फरहत एहसास साहब इतनी सुंदर रचना देने के लिए। और अब कन्नड़ भाषा की कवित्री को आवाज़ दे रही हूँ, सुश्री HR सुजाता। हमने कभी, बहुत ही प्यारा शीर्षक है और जानी मानी कवित्री है कन्नड़ भाषा की, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। आवाज़ दे रही हूँ सुश्री HR सुजाता जी को। ನಾವಿಂದು ಘನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತನು ಮನ ಧಾರೆ ಎರೆದೆವು. ಆಗಸದ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೂವ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆವು. ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾವಿಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮರ ಕಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆದೆವು. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು नक्कवु. आगसद चिक्किಗಳನ್ನು बहुत ही मधुर और मीठी सी रचना आपकी। कन्नड़ भाषा की कविता के हिंदी अनुवाद के लिए पुकार रही हूँ सुश्री शैलजा सिंह को। शैलजा जी लखनऊ में जन्मी हैं, बचपन से ही कविता लघु कहानियाँ लिख रही हैं। देश के अनेक प्रांतों में बेहतरीन गीतों और शानदार काव्य पाठ के लिए सम्मानित की जा चुकी हैं। आप गीत, कविता, कहानी में नए प्रयोग के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। श्रीमती शैलजा। सबसे पहले मैं माँ बागेश्वरी को नमन करती हूँ। शीर्षक है हमने कभी। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह नहीं पाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी
छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी, बन सुनिएगा, आसमान के तारों को आंगन में कभी बुलाया। फूल पत्तियों की खुशबू से सारा घर महकाया। शहद का गुच्छा बनकर हमने सब में मधुरस घोला। मधुर शब्द बोले हैं केवल जब भी मुँह है खोला। अंतस में ही अपनी सारी पीड़ा स्वयं पचा ली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, गीत का दूसरा बंद सुनिए। हमने कभी कुल्हाड़ी लेकर हरे पेड़ ना काटे। पेड़ लगाकर प्रेम भाव से सुख दुख सबके बांटे। घर के बच्चे पंछी आकर अब उसके फल खाते। मधुर स्वाद से खुश होकर वो मंद मंद मुस्काते। हंसता देख उन्हें आती है मुझ पर भी खुशहाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, और एक आम स्त्री का मन, चूल्हा फूंकने वाली घर में हमने पंप रखा है। जो गांव से जुड़े हुए लोग होंगे उन्हें पता होगा कि चूल्हा कैसे फूंकनी होती है, उससे फूंकते हैं। बंद सुनिए। चूल्हा फूंकने वाली घर में हमने पंप रखा है। सोने वाली ने बिजली का नींद में स्वाद चखा है। खर्राटे लेकर गुड़िया रानी खूब है सोती। एक बार भी नहीं जाग कर रात में अब है रोती। कोमल फूल मेरी बगिया की, मैं हूँ उसकी माली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, और ये बंद मैं सभी स्त्रियों को समर्पित करती हूँ, मातृशक्ति को समर्पित करती हूँ। अहंकार को त्याग के जूठे बर्तन साफ किया है। अहंकार को त्याग के जूठे बर्तन साफ किया है। बचा हुआ भोजन मुर्गी कुत्ते को खिला दिया है। गाय बकरियों को भी रोटी देना कभी न भूली। दूध मिले बच्चों को मैं भी खुशी से फूली। चैन से घर वाले सोते, कुत्ता करता रखवाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, और गीत का आखिरी बंद सुनिए। खुशियों के हैं दीप जलाए घर आंगन में अपने। खुशियों के हैं दीप जलाए घर आंगन में अपने। अपनी आँखों में कितने ही मधुर संजाए सपने। अपनी आँखों में कितने ही मधुर संजोए सपने। देहरी द्वार के ऊपर भी है रख दिया दिया जलाकर। देहरी द्वार के ऊपर भी है रखा दिया जलाकर।
रोशन राह करे यह खाए, पथिक कहीं ना ठोकर। रोशन राह करे यह खाए, पथिक कहीं ना ठोकर। हमने कभी हर दिन होली जैसा अपना रात लगे दिवाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाहन पाली। हमने कभी छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी बड़े कामों के मन में चाहन पाली। हमने कभी बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर स्वर। शैलजा जी, बहुत धन्यवाद आपको। और अब आपको गोवा लिए चलते हैं। हर रात हजारों चांद समुद्र की लहरों में उतरते हैं, मन में हलचल मचती है और फिर एक कविता फूट पड़ती है। ऐसे ही आलम को शब्दों से संवारा है श्रीमती हर्षा एस शेट्टे ने। अपनी रचना लेकर के आ रहे हैं कोंकणी भाषा में रानन। बहुत जाना पहचाना नाम है हर्षा जी का। कोंकणी कवित्री के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। उन्हें अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडल पुरस्कार और इसके साथ ही बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। मैं पुकार रही हूँ श्रीमती हर्षा शेट्टे को। सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। वोल्या हातांनी ती सारयता रानन, वोल्या हातांनी ती सारयता रानन। तिची बोटां उदेतात ते ओले मातयेन, लखतुबायेन पळयता ती रान्नी कडेन, तिची सकाळ सदांच उजवाडटा। कोंकणी कविता रानन के हिंदी अनुवाद के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं सुश्री दीपाली अग्रवाल को। ब्रजधरा मथुरा में जन्मी हैं आप, जहाँ प्रयोग रुक जाते हैं, दर्शन अपने होने से इनकार कर देता है, बौद्धिकता जड़ों की ओर झांकती है। तब कोई कविता पढ़कर देखिएगा, निश्चित ही वो कविता दीपाली अग्रवाल की होगी। आपके सामने आ रही हैं कोंकणी कविता का हिंदी भाव लिए सुश्री दीपाली अग्रवाल। तालियों के साथ आपका स्वागत। इस कोंकणी कविता रानन का हिंदी शीर्षक है चूल्हा। भोर गीले हाथ से चूल्हा बनाते हुए उसने देखा कि उसकी उंगलियां मिट्टी पर अंकित हो गई हैं। वह प्रेम से चूल्हे की ओर देख महसूस करती है कि उसकी सुबह हमेशा फूंकने की आवाज़ और जलते हुए पत्तों और टहनियों के साथ होती है। इन्हीं से मिल पाता है पत्तलों पर धरा अन्न। अनगिन सालों से बेटियां चूल्हे में लकड़ी डाल रही हैं, आग जला रही हैं। इस रोशनी में भोजन ही नहीं पकता, मात्र स्वप्न भी पकते हैं। बेटियां एक हाथ से बर्तन रखते हुए दूसरे से अक्षर जमाती हैं। वह घर में मौजूद पुरुषों को भोजन परोसती हैं, अपने लिए डिब्बा तैयार करती हैं और भागती हैं जैसे समय भाग रहा है घड़ी में। पर अब वह बहुत बहादुर हो गई है और धुआं युक्त सुबह की सूरत भी बदल गई है। अब वह बहुत बहादुर हो गई है और धुआं युक्त सुबह की सूरत भी बदल गई है। माँ ने बेटे के हाथ में पकड़ा दी है फूंकनी। वह अपनी पत्नी के साथ फूंकनी से हवा फूंक रहा है। चूल्हे में आग जल रही है, पक रहा है भोजन। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपाली बहन। सुंदर वादियों का प्रदेश कश्मीर, वहाँ से पधारे हैं डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब अपनी कश्मीरी भाषा की कविता लेकर, जिसका शीर्षक आपने दिया है अभिज्ञान। डॉक्टर हलीम कश्मीरी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि, शोधकर्ता, आलोचक, अनुवादक और शिक्षाविद है। आपके नाम 13 पुस्तकें हैं। श्री हलीम ने विभिन्न सूफी ग्रंथों पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपको आपके साहित्यिक योगदान के लिए असंख्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब का उनकी रचना अभिज्ञान सुनते हैं। मेरी पोएम का टाइटल है प्रजनत। बओसुस क्या तो क्युथ ओसुस, बओसुस क्या तो क्युथ ओसुस, बराबर हु बहु दरियाव
मुकम्मल सबितो सलिम बयुत ओसुस तो त्युत ओसुस ब ओसुस क्या तो क्युत ओसुस बराबर हु बहु दरियाव मुकम्मल साबितो सलिम बयुत ओसुस तो त्युत ओसुस। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब, बहुत ही सुंदर रचना अभिज्ञान। श्री सतीश विमल, साहित्य का एक जाना पहचाना नाम। सतीश विमल कवि, आलोचक, अनुवादक और कथाकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। आप कश्मीरी कविता अभिज्ञान का हिंदी काव्य अनुवाद लेकर आ रहे हैं। आपकी अब तक 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कई रचनाओं का भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री सतीश विमल जी का। अभिज्ञान, ये बड़ी प्यारी कविता है। मैं क्या था और कैसा था, मैं समरूपी था दरिया का। मैं क्या था और कैसा था, मैं समरूपी था दरिया का। मेरा अस्तित्व संपूर्ण, मैं जैसा था मैं उत्तम था। मेरी बस एक इच्छा थी, वही जीवन की आशा थी। उमंग से आगे ही बढ़ना, यही उद्देश्य था मेरा। बढ़े चलना बहुत आगे। मेरे अपने किनारे ही सदा थे मेरे दो रक्षक, बहुत तन्मय, बहुत चौकस। मुझे सब जानते थे, तब मैं सच्चाई के रास्ते पर सफ़र में था। मैं चलता जा रहा था धुन में अपनी, चाल में अपनी। मुझे एहसास था संपूर्णतः खुद के होने का। कृपा थी ईश की मुझ पर, मुझे पथ अपना चुनने का सलीका आ गया था। सभी आंखें बिछाए रहते थे मेरी ही खातिर। मैं बिल्कुल भी न रह पाया, मैं बिल्कुल भी न रह पाया कि उद्देश्यों से मैं कटकर, अर्थ अभिप्राय से छुटकर, मैं सच्चाई की घाटी से जुदा ठहरा। हितों का, सारे सत्यों का वो रास्ता खो गया मुझ में। नतीजा खो गया हूँ मैं। सभी वर हाथ से फिसले, छिनी मुझसे यूं ही संभाव और सद्भाव की दौलत। मेरी रफ्तार छूटी है, सफ़र की धार छूटी है। ठिकाने तक पहुंचना तो अभी बाकी था, मैं टूटा। इसी चिंता में अब हूँ, रात दिन मेरा गुजर होता। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ, यही बिंदु बचा आखिर जहाँ पर सोच मेरी रुक गई है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। मेरी एकत्व थी पहचान, जिसको काट कर रखा। विभिन्नता के सभी गुरिये बड़ी माला से छूटे हैं। मेरे गौरव की गाथा ही विलोपित हो गई ऐसे। मेरा सारा प्रवाही यूं किसी जड़ता ने रोका है। मैं छोटी जल की धाराओं में बटकर रह गया हूँ। मैं जैसे जिंदा गहरी कब्र में डाला गया हूँ। मैं कतरों में बस एक कतरा, प्रतीति है न कोई साख है मेरी। अभी मैं लक्ष्य तक पहुँचा नहीं हूँ और ये हालत, यही आठों पहर का अब मेरा चिंतन बचा है जी। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सतीश विमल जी सुंदर रचना के लिए। और अब आपको गुजरात ले चले। बहुत ही सुंदर राज्य, बहुरंगी राज्य, और वहाँ की गुजराती कविता लेकर के आ रहे हैं जिसका शीर्षक है व्योहती। लिपि ओझा जानी मानी कवित्री हैं और गुजराती टेलीविज़न की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है आपका। खास करके नज़्म और गज़ल के लिए आप काम करती हैं। बहुत सारे पुरस्कार आपकी झोली में आ चुके हैं। सुश्री लिपि ओझा को स्वागत है आपका। प्रस्तुत है गज़ल घर छोड़ो। हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ो। हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ो। વટાવી કેટલા સાગર ઉતરશે પાર ઘર છોડો। અખતરો છે પ્રથમ ને મેદની જામી છે હકડે ઠઠ। बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। गुजराती कविता का हिंदी काव्य अनुवाद लेकर आ रही हैं सरिता जैन। बिल्कुल लिपि से मिलती जुलती उनकी शक्ल है और उम्र भी उनकी ही जैसी है, जैसा मैं महसूस कर पा रही हूँ। साहित्य में बचपन से ही रुचि रखती हैं आप। शायरी में विशेष रुचि के कारण उर्दू भाषा आपने सीखी है, कितनी प्यारी बात है। विभिन्न विषयों पर लिखती हैं और उनकी लेखनी में यथार्थ का चित्रण बहुत मुखरता के साथ होता है। कई साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं।
नववधू को जो साड़ी उड़ाई जाती है शादी के वक्त, उसको ब्योती बोलते हैं गुजराती में। ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती, ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती। अनुभव है पहल पहला और भीड़ ठसाठस है, अब है निभाने कितने किरदार ब्योती, अब है निभाने कितने किरदार ब्योती। और तोते का डिज़ाइन है साड़ी पे ये मनोहर, तोते का डिज़ाइन है साड़ी पे ये मनोहर, भरने को अब उड़ान है तैयार ब्योती, ये छाप पटोले की धुंधली न पड़ सकी है, ये छाप पटोले की धुंधली न पड़ सकी है चाहे कोठरी में बीमार ब्योती, है चाहे कोठरी में बीमार ब्योती। और कुछ फर्क नहीं फेरे होना या चिता किसी में, कुछ फर्क नहीं फेरे होना या किसी में, निर्लिप्त भाव करती श्रृंगार ब्योती। और खेतों को गिरवी रखने के कागजात जहाँ थे, खेतों को गिरवी रखने के कागजात जहाँ थे, उस टांड का करती है धोरा भार ब्योती। सौदा था बड़ा भारी, सौदा था बड़ा भारी, पर निमटता है सस्ते में, सौदा था बड़ा भारी पर निपटता है सस्ते में। चुटकी सिंदूर मंगलसूत्र पुष्पहार ब्योती, चुटकी सिंदूर मंगलसूत्र पुष्पहार ब्योती। सपनों में देखा सच है, सपनों में देखा सच है, जहाँ झुक गए पर्वत भी, सपनों में देखा सच है, जहाँ झुक गए पर्वत भी। डटकर अडिग खड़ी है दमदार ब्योती, डटकर अडिग खड़ी है दमदार ब्योती। ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका अपनी रचना के लिए। और डोगरी भाषा की रचना मैं आपके समक्ष लाना चाह रही हूँ। सुनीता भड़वाल जी ने इस रचना को लिखा है। सुनीता भड़वाल जी डोगरी की एक प्रख्यात लेखिका हैं, संपादिका हैं, अनुवादिका हैं और 10 मूल और 12 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी डोगरी कविता वृद्धाश्रम। शहरा दे दिला पर बने दे वृद्धाश्रम दिखो, शहरा दे दिला पर बने दे वृद्धाश्रम दिखो, ध्यान कन्नै दिखो उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, बिंदक ध्यान कन्नै सुनो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, बिंदक ध्यान कन्नै सुनो। डोगरी कविता वृद्धाश्रम का हिंदी काव्य अनुवाद लेकर आ रही हैं अंजलि पंडित। उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं आप और अंजलि पंडित काव्य क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। अपनी उम्र से भी अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं आप, अंजलि पंडित। वृद्धाश्रम, शहर के दिल पर बने वृद्धाश्रम देखो, ध्यान से देखो, इसकी चार दीवारी में दबे हुए दुख सुनो, जरा ध्यान दो, वो खुद सारी कहानी बिना कहे बयान करेंगे। वो सब कुछ जो शहर के शोर में दब चुका है उसे सुनो। इसमें रहने वाले कभी स्वयं नहीं कहते कुछ, पर उनकी आंखों की उदासी सब सुनाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी का पारस घोल घोल कर औलाद रूपी सोना बनाया, खालिस चमकता सोना। कहते हैं खालिस सोना लचकता है हमेशा छूने पर ये खालिस औलाद कभी नहीं झुकी। माँ बाप बहुत तड़पे बुढ़ापे के सहारे को, पर ये अफसर औलाद बहुत व्यस्त थी अपने काम अपने पैसों में। वो बुजुर्ग उनकी इज्जत पर दाग थे, आंखों की किरकिरी थे, उनको तड़पते हुए यहाँ छोड़ गए थे वो माँ बाप, कुछ बोलने की बजाय बिल्कुल शांत सागर, ताकि औलाद की आन पर कोई फर्क ना आए। उनके मुंह पर ताले हैं इतने पक्के जिन्हें कोई खोल नहीं सकता, पर हाँ आंखें
आस नहीं छोड़ती। देखती हैं दरवाज़ा चुपचाप कि उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए, पर इंतज़ार अक्सर ख़त्म नहीं होता और घुटता है वहाँ की दीवारों में कैद हमेशा बिना किसी रिहाई के, बिना किसी रिहाई के। अंजलि पंडित, आपकी कविता में निहित भाव निश्चय ही सबके हृदय तक पहुँचे हैं। कहते हैं कविता के मूल में संवेदना होती है, जो कभी मन को छू लेती है तो कभी झकझोर देती है, और यही संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और अपना बना लेने का हमें बोध कराती है। आपको ले चलते हैं तमिल साहित्य की ओर। तमिल कविता लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं श्री ए सत्यमूर्ति, उनका नाम है, लेकिन बहुत जाने जाते हैं कवि ईसई के नाम से। समकालीन तमिल कविता के क्षेत्र में आपका नाम प्रसिद्ध है और आप व्यंग युक्त शैली में रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आपके 7 कविता संग्रह और 5 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारे पुरस्कार आपकी झोली में हैं। आइए अपनी रचना पढ़िए, बिस्कुट। எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன். எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன். அரை பிஸ்கட்டிற்கு முழு உடலால் நன்றி செலுத்தும் பிராணி அது. तमिल भाषा की बहुत सुंदर कविता, जिसका अनुवाद लेकर के आ रहे हैं श्री जय सिंह आर्य। गीत लहर गीत संग्रह हिंदी अकादमी से आप सम्मानित हैं। कई सारे गीत संग्रह आपके आ चुके हैं और देश भर में आप गीत ऋषि के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। स्वागत कीजिए श्री जय सिंह आर्य जी का। बिस्कुट शीर्षक से एक कुत्ते की व्यथा कहने का प्रयास किया है। टुकड़े टुकड़े मुझे खिलाता है, टुकड़े टुकड़े मुझे खिलाता है, बिस्कुटों से मुझे लुभाता है, बिस्कुटों से मुझे लुभाता है। और डॉगी भी अपने मालिक का, और डॉगी भी अपने मालिक का प्यार पा कर के दुम हिलाता है, प्यार पा कर के दुम हिलाता है। और देखिए डॉगी की क्या ख्वाहिश है, आस रखता है और टुकड़ों पर आस रखता है, और टुकड़ों पर खूब रहती है, बिस्कुटों पे नजर उसकी इच्छा तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा तो उसकी इच्छा है, टुकड़ा देना है मेरी मर्जी पर, टुकड़ा देना है मेरी मर्जी पर। और देखिए किस प्रकार से कुदृष्टि लगती है कुत्ते को, कोई देख रहा है उसको खाते हुए को, देखते टुकड़ा देते हुए को, कहने का प्रयास है। किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, मेरे मालिक की सांस को रोका, मेरे मालिक की सांस को रोका, टुकड़े टुकड़े हुए मेरे दिल के, टुकड़े टुकड़े हुए मेरे दिल के, मुझको किस्मत ने ही दिया धोखा, मुझको किस्मत। धन्यवाद। कितना मधुर स्वर और कितना बुलंद स्वर, बहुत बहुत धन्यवाद जयसिंह जी। और अब हम आपको तेलुगु भाषा की तरफ लिए चलते हैं। बहुत ही
सशक्त साहित्य है वहाँ का। और तेलुगु भाषा की रचना के लिए श्री M.V. रामी रेड्डी, आपकी रचना का शीर्षक है अमृतोपनिषद। रामी रेड्डी जी काव्य जगत का जाना पहचाना नाम है। आप तेलुगु भाषा के कवि हैं, लघु कहानीकार हैं, आलोचक हैं। जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के जिला गुंटूर के पेद्दपारमी गांव में हुआ है। आपके तेलुगु में 4 काव्य संकलन आ चुके हैं, 3 लघु कथा संकलन और 1 उपन्यास के रूप में परिणित हो चुका है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री M.V. रामी रेड्डी। कविता शीर्षिक అమృతోపనిషత్. నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన పాదుకలు ఇంకా నేల మీదే పడిగాపులు పడుతున్నాయి. భుజాలకెత్తుకోవాల్సిన బరువులు ఇంకా భూమి మీదే బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. అరికాళ్లకు मेरा भारत महान तेलुगु कविता अमृतोपनिषद का हिंदी काव्य अनुवाद लेकर प्रस्तुत हैं सुश्री पुष्पा सिंह बिसेन। स्थापित जानी मानी कवियत्री और कथाकार तो आप हैं ही, 70 से अधिक कृतियों की रचनाकार हैं। कई रचनाओं का तेलुगु भाषा में अनुवाद हो चुका है। आपकी स्वागत है आपका। वी रामा रेड्डी जी की कविता जो है वो आज़ादी के लिए जो छटपटाहट है उसके संदर्भ में है। चरण पादुका माथे पर रखने वाले, चरण पादुका माथे पर रखने वाले वो लोग धरती की गोद में गिरकर सजीव तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं और मही गोद में बिलख रहे हैं। पाँवों के सालवों से आलिंगनबद्ध होकर रूई के फाहे कवच बनकर माटी से अपने रिश्ते भुला चुके हैं, क्योंकि अब हम सिर से पैर तक एक बेबुनियादी हुक्म से बंदी बन गए हैं। सिपाहियों, क्रांति दूतों के विरोधी तेवरों के वक्त एक वीर फौजी के युद्ध का प्रतीक रहे थे जो चरण पादुकार, वो सिर्फ भावों के उपानह नहीं थे, उनका उद्देश्य कुछ और ही था। वो युद्ध के संदर्भ में एक संदेश था, उनका उद्देश्य कुछ और ही था जो सामान्य बिल्कुल नहीं था। वो शक्ति विहीन हो चुके थे, श्वेत पैरों के नीचे दबकर, फिर भी अपने सभी अपनों के लिए गांवों की फिक्र लिए चल रहे थे। अपनी समस्याओं को संकल्प की भांति गठरी में बांधे हुए निरंतर अग्रसर थे, बोझ को उठाए हुए गतिमान थे। अपनी स्वतंत्रता के लिए बुलंद आवाज में क्रोध भरे नारे, उनके उन्हीं आवाजों ने सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ किया। वो अपनी पदयात्रा से नमक की उपज का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। भारत छोड़ो कहने वाले सभी क्रांति दूत मील का पत्थर थे। निडर होकर स्वतंत्रता के पथ पर अग्रदूत बनकर बढ़ते हुए युद्ध के बिगुल रणभेरी को भुला देने के लिए ढोल की आवाजें, जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता की धड़कनों को विस्तार देने के लिए जमीनी सामंजस्य समझौतों के प्रत्यक्ष प्रमाण बन सिर्फ साक्ष्य रह गए हैं। शर्तों की बंदिशों से मुक्त होकर, परतंत्रता से छुटकारा पाकर स्वयं की सांसें स्वयं लेने का जन जन को ये वरदान मिला है, हमें अधिकार भी मिला है। जब हमें हल मुहैया किया गया तब अपनी जमीन जोतने का अधिकार मिला। यथावत संभवतः सुमन सैया पर शयन आनंद की नींद में आनंदमयी सपनों में बहक जाने की हमें आदत अवश्य पड़ी होगी। बड़े संयम से लौह कुंजियों पर अपना हक जमाकर, लौह चरण पादुका पहन कर हमें रहना पड़ा। संभवतः अचानक तभी करुण क्रंदन, भूखे पेट से निकलती आवाजों के प्रति मायूसी के मुखरित स्वर, चुप्पी के स्वर, दर्द वेदना से पिघलते अनेक दिलों को झंकृत करते, खंडित करते हुए हम सभी लोग अपने अपने लिए स्वार्थ में डूबकर रैन बसेरा बनाने में लग गए। जुटकर श्रम करने लगे। माटी से बने दीवारों से घिरे बरगद के पेड़ों को अपने वश में करते हुए, आकाश को कंक्रीटी ऊंची गुफानुमा इमारतों से सजाते हुए, न्याय रहित बुलंद आवाजों के नारे, उनके बीच हम अपने उद्देश्य से बिलग हो प्रगति पथ से भटक कर रह गए।
अपनी बेतहासा दौड़ को विराम दे, खो गए उद्देश्यों को याद कर। फिर से समय आया, गले लगाने का सत्य आया, फांसी की रस्सी, मृत्यु गांठ को चूमने वाले शहीदों की स्मृतियों को याद करते हुए देश के युवाओं में आज़ादी का रक्त संचार करने का समय आ गया था। ये आज़ादी का अमृत युद्ध जो कभी रुकना नहीं था, उसकी प्रशंसा 75 बार गुणगान करने का क्षण अब आ गया था। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंगों से नहीं, दिल के लहू से सजाने का कर्तव्य भरा वो क्षण था। अब एक सार्वजनिक सामूहिक नाश विनाश चाहिए था। सभी भारतीयों को अस्तित्व के ध्वज को लेकर पश्चिम की तरफ यथावत उड़ना चाहिए था। हर दिल को तिरंगे में मूर्धन्य में लिपट कर चले जाना चाहिए था। सभी देशवासियों का स्वर राष्ट्रीय गान जनगण मन बनकर गूंजना चाहिए था। हमारा जवान महान, हमारा भारत महान, मेरा देश महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद पुष्पा सिंह बिसेन जी। और अब हम आपको नेपाली कविता के सौंदर्य की ओर ले चलते हैं। डॉक्टर रेमिका थापा की कविता, जो नेपाली कविता है आज, उनकी रचना आपको सुनवाना चाहती हूँ। रेमिका थापा समकालीन भारतीय नेपाली साहित्य की जानी मानी कवित्री हैं। उन्होंने अब तक अपनी कविताओं के 4 संग्रह और आलोचनात्मक लेखों की 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और कई पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आइए सुनते हैं नेपाली कविता जिसका शीर्षक है टिस टाको अन्तिम कविता। काकाकुलेहरू फोक्सो भरेको हावा फालेर सुस्केर हाल्छन्। अति नै भो अब त धरतीमा रगत पनि देखिन छोड्यो। तिर्खा मात्रै देखिन्छ जम्मै जीव र वनस्पतिहरू हाम्रै आकार प्रकारमा रूपान्तरित हुँदै जाँदैछन् त। डॉक्टर रेमिका थापा की रचना के हिंदी अनुवाद के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ श्रीमती संजना तिवारी को। बिहार के सीवान ज़िले के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ है और बचपन से ही काव्य रचनाओं के प्रति आकृष्ट हुई। कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी कविताओं को बहुत पसंद किया जाता है। खास करके आप पठन पाठन की दिशा में प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं। श्रीमती संजना तिवारी, नेपाली भाषा की कविता का हिंदी काव्य अनुवाद। टिस्टा की अंतिम कविता। काकाकुल पक्षी फेफड़े में हवा भरकर लेते हैं लंबी सांसें। बहुत हो गया अब कहीं नजर नहीं आते धरा का खून। प्यास ही प्यास है चारों ओर। कहीं सभी जीव और वनस्पतियाँ हमारे आकार में ढलते तो नहीं जा रहे। कहाँ छिपाऊं मन की धारा, बूंदों में मिठास नहीं रह जाएगी अब। बहू बेटियाँ अब सावन की पानी छलने नहीं जाएंगी नहर। आषाढ़ की बरसात, सावन की बरसात, तीते बरसात, पापरे बरसात, सब एक ही पेट की बहनें हैं। बिछड़ने के बाद जब सभी मिलेंगी तो रोएंगी नहीं एक दूसरे को बाहों में भरकर। घाट नहीं होगा, कलसी में पानी नहीं होगा, नहीं होगी पानी में प्यार की लय। आंचल में लगे दाग धोने वाला भी नहीं होगा। शाम को पनघट पर इंद्रधनुष की माला नहीं होगी। समय असमय घूमने वाले देवी देवता भी नहीं होंगे। लोग पानी भरने नहीं आएंगे। नहीं होगी पनघट की प्यास, नहर नहीं होगी, न होंगे खेत, नहीं होंगे कोड़ मारने वाले, धान बोने वाले, न बीज होगा न खलिहान। नया चावल खाने का पर्व भी नहीं होगा। नहीं रहेगा पितृ देव देवी, भूत प्रेत मनाने का चलन। नहीं रहेगा नया पर्व मनाने का चलन। रोक देगा लहर और तरंगों को मछली पकड़ने वाला। नसों का खून और आंखों के आंसू फंस जाएंगे जाल में। तालाब और पोखर उलझ जाएंगे जाल और घास में। नाव होगी न पतवार, मझधार में पार लगाने वाला माझी भाई भी नहीं होगा। केवट की वनवासी कहानी नहीं होगी। बहुत जल्दी ही मर जाएंगे मेढक और केकड़े। सुनहरी शाहार मछली जैसी कई मछलियाँ, घास फूस और नदी के भीतर कई औषधियाँ। प्रत्येक दिन नदी में केस धोने वाली केसरी रानियाँ, निद्रित पानी में सोने वाली देवियाँ बहुत जल्द भुला दी जाएंगी। भुला दी जाएंगी सोरठी रानी की कहानी।
जल परी की कहानी, काली नागिन और नागलोक की कहानी, समुद्र मंथन और नीलकंठ की कहानी, कच्चा पुल और मन को मन से जोड़ने वाले सेतु भी नहीं रहेंगे। अब टिस्टा पक्षियों की गति में आएंगी, न वह रंगीत चाल में आएंगी। कुछ भी बचाने का समय नहीं रहा अब, न कोई रस, न कोई मद्य, न औषधि, न अमृत होगा। प्यास भयंकर, बस अनल होगा, बेहाल आदमी होगा। आदमी का अकाल जनित मस्तिष्क होगा, न योग होगा, न मिलन होगा, न कोई राग न पराग होगा, न रज न रस होगा, न रुद्र न चंडी होगी, न कोई अभिषेक होगा, सिर्फ मृत आत्मा ही मृत आत्मा होगी। पिशाच का भी अंतिम अवसान होगा, रंगीत और टिस्टा की प्रेम गाथा का अंत होगा। क्या टिस्टा की भी यह अंतिम कविता होगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और अब चलिए चलते हैं पंजाब की धरती। कहा जाता है पंच आब, जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है, ऐसा है हमारा सुंदर पंजाब प्रदेश। पंजाब से तशरीफ ला रहे हैं हमारे बीच गुरतेज कोहारवाला। पंजाबी साहित्य और भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। 30 वर्ष से काव्य लेखन कर रहे हैं, मूल रूप से गज़ल लिखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल आपको मिल चुका है। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ गुरतेज कोहारवाला जी का, जो कि लेकर के आ रहे हैं रचना घरों ने इस तरह बांधा। सभी हाजरीन को बहुत नमस्कार। मैं एक पंजाबी गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कराने कीले आए दां मुसाफिर होण ना दिता, कराने कीले आए दां मुसाफिर होण ना दिता, रहे निके जहे जेतू सिकंदर होण ना दिता। कराने कीले आए दां मुसाफिर होण ना दिता, रहे निके जहे जेतू सिकंदर होण ना दिता। किसे वसदे मोहल्ले विच का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं उर्वशी जी। उर्वशी अग्रवाल, तखल्लुस है उनका उर्वी। स्वागत है आपका। बचपन से कविताएं लिख रही हैं, 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी, कई सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। कविता में नए प्रयोगों के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। व्यथा कहे पांचाली खंड काव्य और दोहा संग्रह मैं शबरी हूँ राम की बहुत चर्चित रहा है। स्वागत कीजिए उर्वशी जी का। गुरतेज जी की गज़ल। निकलने कब दिया घर ने सफ़र पर हो न पाए हम, रहे औसत विजेता ही सिकंदर हो न पाए हम। शेर अर्ज करती हूँ कि किसी बस्ते मोहल्ले में बुरा है मकबरा होना, किसी बस्ते मोहल्ले में बुरा है मकबरा होना, बसे रहने की इस बंदिश में खंडर हो न पाए हम, बसे रहने की इस बंदिश में खंडर हो न पाए हम। और बहुत लिखा है हमने तुमसे दूरी की कहानी को, बहुत लिखा है हमने तुमसे दूरी की कहानी को, तुम्हारे साथ के लम्हों के अक्षर हो न पाए हम, तुम्हारे साथ के लम्हों के अक्षर हो न पाए हम। निकलने कब दिया घर ने सफ़र पर हो न पाए हम। शेर पेश करती हूँ कि किसी के नक्शे पासे ही है हमने रास्ता पाया, किसी के नक्शे पासे ही है हमने रास्ता पाया, फिर उनके साथ चलकर भी बराबर हो न पाए हम, फिर उनके साथ चलकर भी बराबर हो न पाए हम। और एक बहुत खूबसूरत शेर है कि नहीं गर दाग हम पर है तो इसका एक कारण है, नहीं गर दाग हम पर है तो इसका एक कारण है, कभी एक लम्हे भर को भी तो चादर हो न पाए हम, कभी एक लम्हे भर को भी तो चादर हो न पाए हम। कहीं आगे का मौसम बीज बनकर हम में जिंदा था, कहीं आगे का मौसम बीज बनकर हम में जिंदा था, इसी विश्वास से मिट्टी से पत्थर हो न पाए, इसी विश्वास से मिट्टी से पत्थर हो न पाए हम। निकलने कब दिया घर ने सफ़र पर हो न पाए हम, रहे औसत विजेता ही सिकंदर हो न पाए हम। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत आभार उर्वी जी, अंदाज भी बहुत प्यारा है आपका। और अब हम बांग्ला कविता की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली है
कोलकाता, वहाँ से तशरीफ लाए हैं अरुणी बसु। 1970 के दशक के अति विशिष्ट और सुपरिचित कवियों में से एक हैं अरुणी बसु। आपकी कई सारी रचनाएं आई हैं। 50 सालों से भी अधिक समय से आप लोकप्रिय बांग्ला लघु पत्रिका के संपादन के कार्य से जुड़े हुए हैं। श्री अरुणी बसु, जल तरंग, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। আমার কবিতার নাম জল তরঙ্গ। আমাদের টেলিফোন নেই, ফ্রিজ নেই, জল তরঙ্গ আছে। আমাদের গ্রীষ্মকালীন দার্জিলিং নেই, গাড়ি বারান্দা নেই, জল তরঙ্গ আছে। জল তরঙ্গ বলতে তোমরা কি ভাবছো জানি না, আমাদের জল তরঙ্গটা মাত্র 7.5 টাকার। আমার ছেলের প্রথম জন্মদিনে আমি উপহার দিয়েছিলাম। তো এই 7.5 টাকা জল তরঙ্গ নিয়ে এত কথা কেন? अरुणी बसु जी, इसके हिंदी अनुवाद के लिए पुकार रही हूँ डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी को। दिल्ली में जन्मी हैं आप और साहित्य में बहुत रुचि रखती हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, हरियाणवी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखती हैं। इसके अतिरिक्त रूसी भी जानती हैं। अब तक आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं और बहुत से पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी। कविता आप सभी के समक्ष है, जल तरंग। हमारे पास न टेलीफोन है न ही फ्रिज है। हमारे पास न टेलीफोन है न ही फ्रिज है। हमारे पास बस एक जल तरंग है। हमारे पास बस एक जल तरंग है। हमारे पास दार्जिलिंग में भी गर्माहट नहीं। हमारे पास दार्जिलिंग में भी गर्माहट नहीं और न ही कहीं कोई विश्राम स्थल है। हमारे पास तो केवल एक जल तरंग है। मैं नहीं जानता कि एक शब्द जल तरंग आपके लिए क्या मायने रखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा ये जल तरंग, जिसकी कीमत मात्र 7.5 रुपये है और इसे मैंने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दिया था। लेकिन अब आप पूछते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मात्र 7.5 रुपये का ये जल तरंग, और इस जल तरंग की इतनी चर्चा क्यों है भला? मेरे ख्याल से यह हमारा जल तरंग अब पहले जैसा नहीं है। अब ये जल तरंग हमारे परिवार में क्रोध की ध्वनियों को शांत करता है। जब मैं किसी भी कारण से क्रोधित हो जाता हूँ, बहुत चीखता चिल्लाता हूँ, तब मेरी पत्नी बहुत प्रेम से जल तरंग बजाना शुरू करती है। और जब कभी मेरी पत्नी खफा हो जाती है, कि जैसे वो अक्सर होती है यूं ही किसी बात पर भी, तो ऐसे में अब जल तरंग वीणा के तार छेड़ने की बारी मेरी है। और उन दिनों जब नल में पानी नहीं आता, ठीक से दाल भी नहीं पकती, कई कई घंटों तक बिजली नदारद रहती है, तब हम दोनों भी बौरा जाते हैं। और उस समय हम बहुत चीखते चिल्लाते, बड़े खुले मुंह, धारदार नुकीले दांतों और नखूनों के साथ एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब ठीक उसी समय मेरा बेटा स्वर लहरियां छेड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ठीक उसी समय मेरा बेटा स्वर लहरियां छेड़ता है। आप विश्वास करें या न करें, मैं सच कहता हूँ, जल तरंग बजते ही हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और गुस्सा शांत होते ही हमारे चेहरे पर एक खूबसूरत नन्ही मुस्कान छा जाती है। हमारे पास न टेलीफोन है न ही फ्रिज है। हमारे पास कोई फिक्स डिपॉजिट भी नहीं किसी बैंक में, और न ही हमारे प्रेम में अब कोई आनंद शेष है। लेकिन हमारे बीच एक जल तरंग बाकी है। आप जानते हैं, आप जानते हैं, हमारे बीच अब भी एक जल तरंग बाकी है। इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए हम साथ साथ हैं, जी रहे हैं, हम संग संग जी रहे हैं। और अब सुनते हैं बोडो कविता। इस कविता के रचयिता हैं साधना ब्रह्म। वर्तमान में वो प्राथमिक बोडो साहित्य सभा कोकराझार की साक्षरता सचिव भी हैं। 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मंच पर सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं का पाठ करती हैं। कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। सुश्री साधना ब्रह्म बोडो कविता के लिए। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आंनि खन्थाइनि मुं जोबोद मोजां मोनसै। जोबोद मोजां मोनसै आं दानिया
गोदै मिलौदो मेथाइ खोनासंनो फुथिसारै सेरेब सेरेब मेथाइ रोजाबखोमानो। बोडो भाषा की कविता के हिंदी काव्य अनुवाद के लिए आपके समक्ष आ रहे हैं डॉक्टर दीपा केमवाल। डॉक्टर दीपा अपनी रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। दीपांजलि शीर्षक से काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपा केमवाल का। इसका शीर्षक है बेहद भाने लगा है मुझे, बेहद भाने लगा है मुझे मीठे सुरीले गीत सुनना, मन ही मन छुपके से गुनगुनाना, सज धज कर श्रृंगार करना, बेहद भाने लगा है मुझे अब। घने गेसुओं को हवा में लहराना, गांबारी पेड़ के पीछे छिपकर तुम्हारी राह तकना, मुझे बेहद भाने लगा है। प्यारी चुनर को बहती हवा में लहराते रहना, मुझे बेहद भाने लगा है। तुम्हारी नज़र पाने की उम्मीद में पतली कमर को बल खाना, गोरे गोरे पैरों को दिखलाते हुए तुम्हारे आगे आगे चलना, मुझे अब बेहद भाने लगा है। नदी के किनारे एकांत में बैठकर, नदी के किनारे एकांत में बैठकर डाली पर बैठे फाख्ता के जोड़े को जुगुगु जुगुगु चोंच लड़ाते हुए इशारों इशारों में की गई बातों को चुपके से सुनना, मुझे बेहद भाने लगा है। शादी त्योहारों में तुम्हारे पास रहना, बेसुगु दमासी में दिल खोलकर तुम संग नाचना, मन की बातों को आँखों के इशारों से तुम्हारी नज़र से नज़र मिलाकर इशारों ही इशारों में बातें करना, मुझे बेहद भाने लगा है। सच बेहद भाने लगा है। बहुत आभार डॉक्टर दीपा। और अब थोड़ी देर इन्हीं पठारों घाटियों पर ठहरते हैं, यात्रा करते हैं कविता की टहनियों, पत्तियों, फूलों और चश्मों के साथ साथ कल कल बहते दरियाओं की। मणिपुर से हमारे बीच हैं डॉक्टर क्षेत्री मयूम राजेंद्र सिंह। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह बचपन से ही कविता लिखते रहे हैं, अनेक साहित्यिक संस्थानों से जुड़े रहे हैं। राधा कृष्ण कैसे ब्रज धरा से मणिपुर की धरा पर अपना आशीर्वाद बिखेरते हैं। जोरदार तालियां, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा कविता का नाम मणिपुरी में लोकताक, अईगी सैरेंगी ममिंग लोकताक। सख्रबनी सख्रबनी सही लिसिंग कया नाकोन इसई नाकोन भी ओइना सिंह न कोई न पंसाबा सिंगलई बाकी नतम्बाक तनी सानजरीबा इसिंग मचा सिंह इसिंग मचा सिंह। मणिपुरी कविता के हिंदी काव्य अनुवाद के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती ममता सिंह को। बचपन से ही कविता लिखना आपने प्रारंभ कर दिया था और अब तक 7 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें काव्य और कहानियां दोनों शामिल हैं। 15 पुस्तकों का आप संपादन कर चुकी हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सदैव नए प्रयोगों के लिए आप जानी जाती हैं। कई पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। स्वागत करते हैं श्रीमती ममता सिंह। आदरणीय क्षेत्री राजेंद्र जी की रचना लोकताक। पर्वतों के घेरे में प्रकृति का है बसेरा, पर्वतों के घेरे में प्रकृति का है बसेरा, मणिपुर की धरा यह सुंदर रूप है तेरा, मणिपुर की धरा यह सुंदर रूप है तेरा। धरा का आभूषण कहें तुझे ज्ञानी सभी, धरा का आभूषण कहें तुझे ज्ञानी सभी। शामें होती सुहानी होता धवल सवेरा, शामें होती सुहानी होता धवल सवेरा। ये झरनों की कलकल, ये झरनों की कलकल अविरल धारा, पहाड़ श्रृंखलाएं ये नदियों का किनारा। हरी भरी वादियों के सुंदर सारे नज़ारे, नीला अंबर बरबस मन मोहे हमारा। पर्वतों के घेरे में प्रकृति का है बसेरा, मणिपुर की धरा यह सुंदर रूप है तेरा। महादेव और गौरी ने यहाँ वास किया, राधे कृष्ण ने यहाँ अद्भुत रास किया।
राधे कृष्ण ने यहाँ अद्भुत रास किया। शिल्पकारों की अनूठी धरती है ये, वनवासियों ने कैसा सफल विकास किया। प्रकृति का अनमोल उपहार हमने है पाया, मणिपुर तो भारत का गहना कहलाया। रोमांचक खेल पोलो का स्थल है यह, प्रकृति की लीला का कभी किसी ने पार न पाया। प्रकृति की लीला का कभी किसी ने पार न पाया। पर्वतों के घेरे में प्रकृति का है बसेरा, मणिपुर की धरा यह सुंदर रूप है तेरा। मणिपुर की धरा यह सुंदर रूप है तेरा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको ले चलते हैं मिथिलांचल की ओर। मैं आवाज़ दे रही हूँ मैथिली भाषा की कविता के लिए श्री जगदीश चंद्र ठाकुर जी को। जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल उनका तखल्लुस है, उपनाम है, मैथिली साहित्य में जाना माना नाम है। कविता, गीत, गज़ल विधा में आप लगातार लिखते रहे हैं। अब तक मैथिली में 2 गीत संग्रह आपके आ चुके हैं, एक दीर्घ कविता का संग्रह आ चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। चालनी सूपक मुँह दुसै छे की करीबे। जगदीश चंद्र ठाकुर जी नमस्कार। हम मैथिली में ई गजल प्रस्तुत कर रहल छी। चालनी सूपक मुँह दुसै छै की करबै, चालनी सूपक मुँह दुसै छै की करबै। अब बारहनी भोरक बाट तकै छै की करबै, बारहनी भोरक बाट तकै छै की करबै। चालनी सूपक मुँह दुसै छै की करबै, बारहनी भोरक। और अब मैथिली भाषा के हिंदी अनुवाद के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी को। डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी बचपन से ही काव्य सृजन से जुड़ी हैं। हिंदी अकादमी द्वारा 2009 में आपका काव्य संग्रह सेहरा मेरी आँखों में प्रकाशित हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी का मैथिली कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गज़ल। चलनी सूप को मुंह चढ़ाए क्या करें, चलनी सूप को मुंह चढ़ाए क्या करें, झाड़ू भोर की राह निहारे क्या करें। जीवन जिसका बीता चोरी डाका में, जीवन जिसका बीता चोरी डाका में, अब जाकर वो कुंभ नहाए क्या करें। खेत बेच जयबार खिलाया जिसने भोज, खेत बेच जयबार खिलाया जिसने भोज, उसके बच्चे भूखे अकुलाए क्या करें। आज यहाँ कल वहाँ निर्भया मरती है, आज यहाँ कल वहाँ निर्भया मरती है, फांसी से भी भय ना खाए क्या करें। अपने तन के खुद ही चौकीदार बने, अपने तन के खुद ही चौकीदार बने, वेद पुराण भी यही सिखाए क्या करें। लोग जिताकर उसे भेजते हैं दिल्ली, लोग जिताकर उसे भेजते हैं दिल्ली, सदन में जाके वो सो जाए क्या करें। सीमा पर कोई जान देश के लिए लुटाए, सीमा पर कोई जान देश के लिए लुटाए, छल कर भाग विदेश कोई जाए क्या करें। आज जीवित होते सुभाष विष खा लेते, आज जीवित होते सुभाष विष खा लेते, ठग बनने को पढ़े पढ़ाए क्या करें। नहीं पढ़ा समझा हरिमोहन बाबू को, फिर भी वो मैथिल कहलाए क्या करें। लड्डू कम है अनिल पंक्ति में लोग बहुत, इनका उपनाम है। लड्डू कम है अनिल पंक्ति में लोग बहुत, शक्ल देख के बांटा जाए क्या करें। शुक्रिया। धन्यवाद राजश्री त्रिवेदी जी। और अब मलयाली कविता जिसका शीर्षक है, बरसों बरस से हमारी संस्कृत में समाहित रहा है ये शीर्षक, ये विषय वनवास। श्री के जय कुमार मलयालम के कवि, अनुवादक और गीतकार हैं।
अपनी संयमित लय के भीतर आपकी कविताओं में भारतीय पौराणिक कथाओं, पश्चिमी साहित्य और मलयालम साहित्यिक प्रसंगों का समावेश मिलता है। श्री जयकुमार को कई साहित्यिक सम्मान मिले हैं। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री के जयकुमार जी का मलयालम कविता വനവാസ്. രാമ നിന്നഷ്ടങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് സഹതാപമിയലുന്ന ഹൃദയവുമായി ഞാൻ ഈ തപോപാടത്തിൽ അപരാഹ്ന മൗനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കവേ ആശ്രമജാതരൻ മക്കൾ വാൽമീകിയോടൊത്ത് ആരണ്യമാകും മഹാകാവ്യ ശിക്ഷണം തേടവേ പണ്ടു നാം ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ച 13 വനവാസ വർഷങ്ങൾ ഓർത്തുപോകുന്നു ഞാൻ. നിർവ്യാജ സന്തുഷ്ടി എന്തെന്നറിഞ്ഞ മനോജ്ഞമാം നാളുകൾ ചിന്തയിൽ രാജ്യഭാരत. मलयाली कविता के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री संजय जैन जी को। जाने माने कवि हैं, संपादक हैं, कविता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि जो नए उभरते हुए बच्चे हैं जो रचनाएं कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई मंच मिलता चले। मैं आवाज़ दे रही हूँ संजय जैन जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। वनवास। राम, तुम्हारे नष्टों को याद कर संवेदना संयुक्त उर लेकर अपराहन मौन में इस तपोवाटिका में जब मैं अकेली बैठती, आश्रम जाते मेरे बच्चे मुनिवर वाल्मीकि से जब पा लेते आरण्य रूप महाकाव्य का शिक्षण, तब बरबस आती है याद मुझे वनवास के उन 13 वर्षों की। तब बरबस आती है याद मुझे वनवास के उन 13 वर्षों की, जब हम जी सके थे साथ साथ, जब हम जी सके थे साथ साथ। वे दिन थे कितने मनोरम जब निर्व्याज संतुष्टि हमने जान ली थी। पाया था मैंने तुम्हारा रम्य सामीप्य भरपूर। उन दिनों हमारे विचारों में न पड़ते थे राज्य भार के अंगारे, पर निंदा के जहरीले तिलचट्टे चारों ओर मंडराते नहीं थे। राजकवि गायन करने न आते थे हमारे एकांत को भंग करने, परिचारक वृंद भी नहीं आते थे। जब हम अकेले बैठते तब लक्ष्मण किसी बहाने कहीं दूर चला जाता। दिन में भी तन बिखेरते सघन तरुवृंद, जंगली हिरन के झुंड, मयूरों के नर्तन, गायन करते आते पक्षीवृंद, व मीठी सरिताएं जिन्हें कानन ने हमारे लिए सुरक्षित रखा था। तापसों को भी मोहताज जाल में फंसाते कुसुम लता निकुंज। ऐसे दिन जब मिट्टी, वर्षा, वृक्ष और वायु सब ने मिलकर वात्सल्य मंत्र रट रट कर हमें वन की संतान बनाए रखी थी। वे वनवास के दिन अब हम सब कुछ भूलकर मरकतमणि समयात में अंकित हो गए। आरण्यवास का नियोग जब तुम्हें मिला था, उसी क्षण किसी की भी चिंता न कर बिना किसी संदेह और संताप के किया था चुपचाप तुम्हारा अनुगमन मैंने स्वेच्छा से। दोबारा जब तुमने दिया वनवास मुझे, अकेले वन में तिरस्कृत किया मुझे, तब हे राघव तुम भूल गए दंडकारण्य में हमारे भोगे कानन माधुर्य, वन विभूतियों की याद न की तुमने, अरण्येश्वर की स्मृति न की तुमने। हाय कष्ट, सिंहासन के संघर्ष, ताप सह पिघलना ही तुम्हारी नियति जो ठहरी। हे रघुवर, और एक वनवास ढोने का तुम्हारा साहस नष्ट हो गया क्या? और एक वनवास ढोने का तुम्हारा साहस नष्ट हो गया क्या? यदि तुम मेरे साथ आकर और एक कानन कांड रचे होते तो हमारा चरित्र कैसा ही उत्कृष्ट इतिहास बन गया होता। और एक बार फिर मुझे वनवास का अनुग्रह दंड देने वाले हे नृपश्रेष्ठ, उस राजमहल में धस गए षड्यंत्रों की दुर्गंध, लोभ, आसक्ति, अधिकार, लिप्सा, सबके बारे में सोचकर मुझे होता है अनुताप। सबके बारे में सोचकर मुझे होता है अनुताप। वन भूमि को छोड़ सिंहासन पर बैठे तुम्हारे बारे में सोचती तो तुम्हारे नष्ट को जानती हूँ मैं। दुखद बात यह है कि उस नष्ट को
भला तुम नहीं जानते हो? ये अधिकार, युक्ति, नगर और राजमहल के कामसुख तुम्हें वन से प्रणय रचकर प्रकृति का संगी बन जाने की अनुमति कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। राम, रघुराम, तुम्हारे महानष्ट की याद कर मेरे डर से मेरे उर में भर जाता है परम परिताप, मेरे उर में भर जाता है परम परिताप। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। और अब माया नगरी मुंबई की ओर आपको ले चलती हूँ। सुनते हैं मराठी कविता। जीवन के गहरे स्पंदनों से मन की दीवारों पर पोस्टर की तरह छूटती चिपकती किसी मासूम के सपने को बारिश कैसे धो देती है। सपने कैसे खाक हो जाते हैं, थाली से भात तक के हाथ कैसे रुक जाते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है मराठी कवि अनिल दादा साहब साबले ने। शीत रात की मधुबेला में जब सब पत्ते झड़ जाएंगे, तलहट से कुछ नन्हे पौधे नम धूप पकड़ने आएंगे। बीच सड़क पर बेबस अम्मा, बीच सड़क पर बेबस अम्मा तारों से लिपट कर रोएगी। आधी रात जब भूखे बच्चे चांद को खाने जाएंगे। आवाज़ दे रही हूँ श्री अनिल साबले जी को, जिनकी रचना का शीर्षक है अंधेरे स्याह तख्ते के सामने। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। नमस्कार। माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे अंधार पडलेल्या काळ्याभोर फळ्यासमोर। झाडांच्या खडबडीत ढोलीतून पाखरांनी बाहेर डोकावत तसं वसतिगृहाच्या खिडकीतून ही उपाशी मुलं डोकावू लागली। झाडांच्या खडबडीत ढोलीतून पाखरांनी बाहेर डोकावत तसं वसतिगृहाच्या खिडकीतून ही उपाशी मुलं डोकावू लागली। आता तर शाळा भरण्याची वेळ झाली। मराठी भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए मैं पुकार रही हूँ श्री पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी को। बचपन से ही कविता प्रेमी रहे हैं। अब तक आपकी 7 पुस्तकें और कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल पर संपादित स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 2019 के लिए गढ़वाली भाषा के लिए सहभाषा राष्ट्रीय पुरस्कार सहित आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी का। मराठी भाषा की मूल कविता का हिंदी काव्य अनुवाद आप प्रस्तुत कर रहे हैं। पेट और ज्ञान की भूख की सुंदर भावभूमि से उत्प्रोत अनिल साबले की मराठी रचना अंधेरे स्याह तख्ते के सामने कि पेड़ों के ऊबड़ खाबड़ कोटर से झांकते पंछियों की तरह हॉस्टल की खिड़कियों से झांक रहे हैं भूखे बच्चे। पेड़ों के ऊबड़ खाबड़ कोटर से झांकते पंछियों की तरह हॉस्टल की खिड़कियों से झांक रहे हैं भूखे बच्चे। पाठशाला शुरू होने का वक्त हो गया, लेकिन अब भी भभकते चूल्हे पर कुछ पक रहा है। खाली थालियां पीटने की आवाज़ भी मूसलाधार बारिश में भटक गई है। घने कोहरे में गुमराह होते बछड़े जैसी, घने कोहरे में गुमराह होते बछड़े जैसी। भाप भरे गर्म दाल भात की थाली बच्चों के गीले सर्द हाथों से फिसल रही है। पाठशाला के लंबे गलियारे में 2 पाँवों पर उकड़ू बैठकर खाना खा रहे हैं बच्चे। दिन की छप्पर की छोर से गिरते पानी से हाथ की जूठन धोकर बच्चे अंजुली से पी रहे हैं पेट भर पानी। अपनी दाल भात की थाली बच्चों ने जामुनी मिट्टी से ऑफिस के इकलौते आईने जैसी चकाचक कर दी है। बच्चे अपने गणवेश से ही जला हुआ मुंह पोंछकर जाकर बैठे हैं अंधेरे स्याह तख्त के सामने, जहां अध्यापक के हाथ की सफ़ेद खड़िया, जहां अध्यापक के हाथ की सफ़ेद खड़िया पानी से लबालब बादल जैसी उतर आई हैं, पानी से लबालब बादल जैसी उतर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब सिंधी भाषा के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ
डॉक्टर विनोद एच आसुदानी को। डॉक्टर विनोद आसुदानी पीएचडी और मानद डीलिट से सम्मानित दक्षिण अमेरिका विश्वविद्यालय से शोधकर्ता, कवि हैं, लेखक हैं और डॉक्टर विनोद दिव्यांग होने के बावजूद 25 साल का शिक्षण अनुभव रखते हैं। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत सारे शोध पत्र आपने रचे हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर विनोद एच आसुदानी के लिए। अगर मैं कभी खुद से डरूं। आप सभी को प्रणाम। सिंधी गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, सिंधी गज़ल ॿुधंदा। कॾहिं मां जे ख़ुद खां डिॼां हथ पकड़जां, अगर बेवजह ई रुवां हथ पकड़जां। कॾहिं वॾ फुड़े मींहं में ककर पोयां, कॾहिं वॾ फुड़े मींहं में ककर पोयां, जे पेरे उघाड़े डुकां हथ पकड़जां। कॾहिं ज़िंदगीअ जे फिॾनि पेचरनि ते पिरी तोखां विछड़ी वञां। सिंधी भाषा की कविता के हिंदी अनुवाद के लिए पुकार रही हूँ सुश्री नीलम मलकानिया जी को। नीलम मलकानिया एक सफल प्रसारक हैं और बहुत सारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। आपने जापान में भारतीय दूतावास, मकाऊ, हांगकांग साहित्य सम्मेलन सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर रचना पाठ किया है। नीलम मलकानिया की कुछ मूल रचनाओं का जापानी भाषा में अनुवाद भी किया गया है। तो बहुत शिद्दत के साथ मैं आवाज़ दे रही हूँ नीलम मलकानिया जी को, जो कि आकाशवाणी में उद्घोषिका भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर विनोद एच आसुदानी की सिंधी गज़ल है, अगर मैं कभी खुद से डरूं। अगर मैं कभी खुद से डरूं, हाथ पकड़ना। अगर बेवजह ही रोऊं, हाथ पकड़ना। भरी बरसात में बादल के पीछे अगर मैं नंगे पांव दौड़ूं, हाथ पकड़ना। कभी जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर प्रिय जो तुमसे बिछड़ जाऊं, हाथ पकड़ना। सितारों की महफिल से आधी रात को मैं, सितारों की महफिल से आधी रात को मैं कभी होकर गमगीन लौटूं, हाथ पकड़ना। जा रहा हूँ खुदा के पास मगर याद रखना। जा रहा हूँ खुदा के पास मगर याद रखना, जो मैं खाली हाथ लौटूं, हाथ पकड़ना। उजाला आँखों में भर पुकारना मुझको। उजाला आँखों में भर पुकारना मुझको, पर जो अंधेरों में फिर भी भटक जाऊं, हाथ पकड़ना। भरोसा रहा नहीं कारवां पे कभी। कल्पना कीजिए, कारवां में एक दृष्टिबाधित लेकिन बेहद संवेदनशील व्यक्ति। भरोसा रहा नहीं कारवां पे कभी, अकेला छोड़ जाए जो कारवां, हाथ पकड़ना। छोड़ जाए जो साथ चांद तारे और सूरज, छोड़ जाएं जो साथ चांद तारे और सूरज, अंधेरों में भी मैं जी सकूं, हाथ पकड़ना। मेरे सारे वादे याद रखना। मेरे सारे वादे याद रखना, कभी मैं जो वादा तोड़ूं, तुम हाथ पकड़ना। मेरे सारे वादे याद रखना, कभी मैं जो वादा तोड़ूं, तुम हाथ पकड़ना। जिंदगी की आड़ी तिरछी गलियां पार कर जब तुम्हारे करीब से गुजरूं, हाथ पकड़ना। जिंदगी की आड़ी तिरछी गलियां पार कर जब तुम्हारे करीब से गुजरूं, हाथ पकड़ना। और अगले शेर में बंटवारे का दर्द, साथ ही सचल और शाह नाम इसमें आएंगे। सिंधी के दो महान कवि हैं। हम गंगा को माँ कहते हैं, गंगा माँ अक्सर हम सुनते हैं। यहाँ पर एक और माँ सिंधु। बेखुदी में जब आऊँ सिंधु किनारे, बेखुदी में जब आऊँ सिंधु किनारे, सचल शाह बनकर अम्मा हाथ पकड़ना। बेखुदी में जब आऊँ सिंधु किनारे, सचल शाह बनकर अम्मा हाथ पकड़ना। जिंदगी से अभी ये आस है बाकी, जिंदगी से अभी
ये आस है बाकी, कभी अजनबी सा मिलूं, मेरा हाथ पकड़ना। जिंदगी से अभी ये आस है बाकी, कभी अजनबी सा मिलूं, मेरा हाथ पकड़ना। उम्र पकने का एहसास इस शेर में, ना ही टहनी ना ही वृक्ष का कोई अपराध, ना ही टहनी ना ही वृक्ष का कोई अपराध, सूखा फूल बनकर मैं गिरूं, हाथ पकड़ना। कभी दिल से कभी जहन से काम लिया, पूरी उम्र को याद करने का एहसास यहाँ पर। कभी दिल से कभी जहन से काम लिया, जब मैं किसी की भी ना मानूं, तुम हाथ पकड़ना। और ये आखिरी शेर, तसव्वुर भी तेरा याद भी तेरी, तसव्वुर भी तेरा याद भी तेरी, सांस जब मैं अंतिम लूं, हाथ पकड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नीलम मलकानिया जी सुंदर काव्य अनुवाद के लिए। और अब संथाली भाषा की कविता के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ श्री गौरचंद्र मुर्मू जी को। संथाली भाषा के अत्यंत प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ रचनाकारों में से एक हैं आप। आपका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। मूलतः बांकुरा जिले के रहने वाले श्री मुर्मू वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रहते हैं। आपकी प्रसिद्ध प्रकाशित पुस्तकों में मार्शल, सिंदूर बहुत चर्चित रही हैं। आपकी सृजनशीलता के लिए कई पुरस्कार आपको प्रदान किए गए हैं। आज आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं संथाली भाषा की अपनी कविता गौरम भात के पास। स्वागत करते हैं बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ श्री गौरचंद्र मुर्मू जी का। मेरा कविता का नाम संताली में लोलो दाका सुर रे बाद खेत गे दा इन न्यू अकादा अडी धाव भादर बंगा होड़ो हेड़हेड ओकारेम न्यामा डाडी फिल्टर दा चास जोखे छियो बैसम बेड़ा दाग माड़ी और गोंघा रकज गंधरी खड़ा बाटना मेसा उतु अडी दिन बांग कुड़ेउ कना लोलो दाका रेंगे एरिया राजत्व जे आदि बढ़ती के तो घरों रे। संथाली कविता के हिंदी काव्य अनुवाद के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ सुश्री अंजलि मलासी को। अंजलि जी बचपन से ही साहित्य के प्रति जुड़ाव रखती आई हैं। आकाशवाणी में सेवा के पश्चात ये जुड़ाव और निरंतर बढ़ता ही चला गया। बेहतरीन गायिका हैं, प्रकृति से विशेष लगाव रखती हैं। आपके समक्ष संथाली भाषा का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं अंजलि मलासी। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कविता इस प्रकार है। मैंने खेती की, धान खेत का पानी पिया है मैंने खेती की, धान खेत का पानी पिया है मैंने, भादों के महीने में खेती की, वहाँ कहाँ था कुआं, नहीं मिलता था पीने का पानी, पिया है मैंने धान खेत का पानी। खेती के समय हल जोता है मैंने, कभी दोपहर में खाता था घोंघा शंबूक मिली साग सब्जी, और कई कई दिन नहीं मिलता था भोजन। खेती के समय हल जोता है मैंने, कभी दोपहर में खाता था घोंघा शंभूक मिली साग सब्जी, और कई कई दिन नहीं मिलता था भोजन। ऐसा था मेरा परिवार, ऐसा था मेरा बचपन। मैंने खेती की, पिया है मैंने धान खेत का पानी। सुबह जल्दी उठता और रात देर से सोता, आगे बढ़ने के सपने देखता था नींद आने के पहले। मैंने खेती की, पिया है मैंने धान खेत का पानी। मेरी कड़ी मेहनत जारी रही, मेरी कड़ी मेहनत जारी रही। मैं दौड़ता रहा, मैं भागता रहा और फिर पीछे न रहा। मैं आगे बढ़ गया, भूख पर नियंत्रण कर मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आगे बढ़ गया, भूख पर नियंत्रण कर मेरी जिंदगी बदल गई। भूख ने मुझे पहुंचा दिया गरम भात के पास।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपकी इस काव्य अनुवाद के लिए। और अब अंत में सुनते हैं हिंदी कविता। हिंदी के हमारे बीच दो कवि विद्यमान हैं, श्री विज्ञानव्रत और प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी। जोरदार तालियां इन दो नामों के लिए ज़रूर चाहूँगी। पहले सुनते हैं हम श्री विज्ञानव्रत जी को। छोटी बहर के बड़े शायर हैं आप, और विज्ञानव्रत जी तेड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। अपने हृदय की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति कविता और चित्रकला के माध्यम से करते हैं। आपके काव्य संग्रह 2 दर्जन से भी ज़्यादा हैं। बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ कवि विज्ञानव्रत जी को हिंदी कविता के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद रचू जी। 2 गज़लें मुझे पढ़ने का आदेश हुआ है। पहली गज़ल अर्ज किया कि वो सितमगर है तो है, वो सितमगर है तो है, अब मेरा सर है तो है। और साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साहब आप भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अब जो बेहतर है तो है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप भी हैं, मैं भी हूँ, अब जो बेहतर है तो है। अर्ज क्या है कि जो हमारे दिल में था, जो हमारे दिल में था, अब ज़बां पर है तो है। और दुश्मनों की राह में, दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। और एक सच है मौत भी, एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है। और गज़ल का आखिरी शेर करता हूँ, पूछता हूँ बस उसे, पूछता हूँ बस उसे, पूछता हूँ बस उसे, पूछता हूँ बस उसे, अब वो पत्थर है तो है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल आप तक पहुँची। एक गज़ल का और मुझे आदेश हुआ है। अर्ज करता हूँ कि मैं था तन्हा एक तरफ, मैं था तन्हा, मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ। मैं था तन्हा एक तरफ, मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ, और तू जो मेरा हो जाता। अर्ज क्या है कि तू जो मेरा हो जाता, तू जो मेरा हो जाता, मैं हो जाता एक तरफ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तू जो मेरा हो जाता, मैं हो जाता एक तरफ। अर्ज क्या है कि अब तू मेरा हिस्सा बन, अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। और यूं मैं एक हकीकत हूँ, यूं मैं एक हकीकत हूँ, मेरा सपना एक तरफ। और साहब गज़ल का आखिरी शेर कहता हूँ कि फिर उससे 100 बार मिला, पहला लम्हा एक तरफ। मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर कथ्य और बहुत खूबसूरत अदायगी। बहुत बहुत आभार विज्ञानव्रत जी। और अब हमारे हिंदी के दूसरे कवि जिन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ बड़े सम्मान के साथ, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। हिंदी कविता के सुपरिचित हस्ताक्षर हैं आप। अब तक 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर पूरी दुनिया में अपनी अलग विशिष्ट पहचान बना चुका है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में आपकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आपकी पुस्तकें चीन, जापान और अमेरिका में पढ़ाई जाती हैं। कितने गर्व की बात है कि हमारे देश की जो धरोहर है, जो शिक्षाविद हैं, उनकी किताबें विदेशों में पढ़ाई जाती हैं। बड़े गर्व और सम्मान की बात है। आज़ादी के अमृतकाल में एक स्वच्छ और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को सार्थक करती आपकी कविता अंतर्ध्वनि युग के भीतर से होती हुई हृदय के तमाम कोनों को छूती है।
सर्वभाषा कवि सम्मेलन की अंतिम कविता अमृतकाल से पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन का। बहुत बहुत आभार ऋतु जी। कविता का शीर्षक है विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ। गगन में सूर्य चंद्र और चांदनी बनी रहे, गगन में सूर्य चंद्र और चांदनी बनी रहे, चमन बना रहे चमन की स्वामिनी बनी रहे, कोयलों के कंठ की माधुरी बनी रहे, रागियों के अधरों की रागिनी बनी रहे, गूंजते रहे भ्रमर किसलयों की चाह में, मेल प्रेम हो अपार जिंदगी की राह में, सब तरु सरस रहे न पात टूट भूगहें, कली कली की गोद नित सुगंध से भरी रहे, ये गिर शिखर बने रहे वो सुरसरी बनी रहे, भंवर को चीरती चली प्रगति तरी बनी रहे, छूत छात जाति भेद की प्रथा नहीं रहे, लोकतंत्र हो सजीव जड़ प्रथा नहीं रहे, गर्ज ये कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए, विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे। आज के वैश्विक परिदृश्य में आप सीख रहे होंगे तो जो भारत की कामना है हम शांति की, अहिंसा की, कि गर्ज ये कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए, विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे, हवा सुचैन शांति की सदा सुहावनी रहे, नहीं रहे तो देश की दरिद्रता नहीं रहे, तो नहीं रहे तो देश की दरिद्रता नहीं रहे, और आदमी की आदमी से शत्रुता नहीं रहे, ये भुखमरी नहीं रहे, ये खुदकुशी नहीं रहे, देवियों की देह की तस्करी नहीं रहे, मनुष्यता की भावना प्रबल घनी बनी रहे, और गर्ज ये कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए, विश्व की वसुंधरा सुहागिनी बनी रहे। बहुत सुंदर कविता डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी की, सुंदर भाव, सुंदर अभिव्यक्ति, और कहें कि जीवन के सभी रंग आपकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। सर्वभाषा कवि सम्मेलन की ये आखिरी प्रस्तुति आप तक पहुंची और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी भी भाषाओं की रचनाएं आप तक आई हैं, 22 भाषाओं की रचनाएं, फिर उनका काव्य अनुवाद आप तक पहुंचा है, आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। जोरदार तालियां सभी के लिए। गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर अभी आप 10 जनवरी 2023 को आकाशवाणी दिल्ली के रंगभवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 के ये संपादित अंश सुन रहे थे। कवि सम्मेलन का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी डॉक्टर ऋतु राजपूत। प्रस्तुति सहयोग दिया था कुसुम क्षेत्रीय ने और प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार पैरवा।